हेलो दोस्तों, दिस इज शरद, फिजिक्स लेक्चरर। दोस्तों, जहाँ तक हम सफलता की बात करते हैं तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सफल नहीं होना चाहता। हाँ, ये हो सकते हैं कि सफलता के मापदंड या फिर सफलता की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत से इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत से डॉक्टर बनना चाहते हैं। जो उन्होंने चुना है उसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। दोस्तों, जहाँ तक सफलता की बात होती है तो सफलता के लिए कुछ हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स है उन्हें हमें निकालना होता है और गुड हैबिट्स को अपनाना होता है, अपने अंदर उनको लाना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, वैसे सभी स्टूडेंट को अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही चलना चाहिए। बिना लक्ष्य के दिशा विहीन प्रयास जो होते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। अपने लक्ष्य को अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें दिए गए वक्त में अपना कार्य पूर्ण करना होगा। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, उस लक्ष्य के निर्धारण के लिए जो भी आप अध्ययन कर रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, उसकी निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर निरंतरता नहीं है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, व्यक्ति कभी काम की अधिकता से नहीं मरता, व्यक्ति हमेशा काम की अनियमितता से मरता है। अनियमितता आती है, काम का बर्डन बढ़ जाता है। अनियमितता आती है, जो भी आपका सिलेबस है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है और फिर आप टेंशन में आ जाते हो। समय पर वो पूरा नहीं हो पाता और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। अब लक्ष्य हासिल करने की बात दूर है, उससे आप कहीं ना कहीं पीछे हटते जाते हो। तो दोस्तों, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी स्टडी है, तो उस स्टडी को आप निरंतर रखें और जहां तक प्रयास हो सके समय पर, तय समय पर उस स्टडी को पूरा करें, उस टॉपिक को पूरा करें, उस चैप्टर को पूरा करें। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस तभी आता है दोस्तों जब आपके अंदर नॉलेज होता है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और नॉलेज कब आएगा? जब आप अध्ययन के प्रति निरंतर रहेंगे। आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए जिसमें आपको कुछ समय जो आपने स्टडी के लिए निर्धारित कर रखा है उसको आप स्किप ना करें, कंटिन्यू स्टडी रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूनिट चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ। इस यूनिट चार्ज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एसआई और सीजीएस सिस्टम में। जो भी हमने यूनिट सिस्टम पढ़े थे क्लास 11th में, उनमें से दो सिस्टम में, एसआई और सीजीएस सिस्टम में, हम क्या करेंगे? यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। साथ के साथ जब हम एसआई और सीजीएस सिस्टम में यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे तो इसके साथ ही हम एसआई यूनिट में चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज का डायमेंशंस क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। चार्ज की यूनिट की जहां तक बात आती है तो मेरे पास में एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ईएसयू मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड ईएमयू मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन चारों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलॉम्स लॉ। इससे पहले हमने कूलॉम्स लॉ को डिफाइन किया था और साथ ही साथ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट चार्ज क्या। स्टूडेंट्स, जहां तक यूनिट चार्ज की बात आती है तो यूनिट चार्ज को हम डिफाइन करने के लिए जो हमने कूलॉम्स लॉ फाइंड किया था उसी का यूज करें। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिट चार्ज को। हम यूज करते हैं कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ हमने देखा था, कूलॉम्स लॉ होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हम दो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, एक पर Q1 चार्ज है, एक पर Q2 है, इनका बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। अब इस कूलॉम्स लॉ से अगर हम इन दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू अगर लेते हैं F = 9 × 10⁹ न्यूटन,
चार्ज की जहां तक बात करें तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी मतलब दोनों ही पॉइंट जो चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 1 मीटर लेता हूं, ठीक है, और 1/4πε0 इसकी जो वैल्यू है ये हमें पता है कि 9 × 10⁹ होती है, किसमें, SI यूनिट में, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो कूलम्ब्स लॉ को हमने डिफाइन किया था उसमें देखा था। वैल्यूज को कब करें अगर कूलम्ब्स लॉ में ये सही, तो हमारे पास में नई स्टेप आती है 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 RQ इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये यूनिट चार्ज है। इस कंडीशन में जो भी पॉइंट चार्ज है उसको हम यूनिट चार्ज कह सकते हैं। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें, हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, यदि दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं और दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, वो यदि 9 × 10⁹ हो और दोनों ही पॉइंट चार्जों का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम हो, तो इस कंडीशन में प्रत्येक पॉइंट चार्ज क्या कहलाएगा, यूनिट चार्ज कहलाएगा। उस कंडीशन में प्रत्येक पॉइंट चार्ज क्या कहलाएगा, यूनिट चार्ज कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं SI यूनिट में। अब दोस्तों जहां तक चार्ज की यूनिट की बात आती है तो SI यूनिट में जो भी चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है कूलम्ब, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, कैपिटल C से। अब जहां तक डायमेंशंस की बात आती है तो करंट की अगर हम बात करें, धारा की हम बात करें, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में कि I is equal to Q/T, the rate of flow of charge called electric current। यहां से अगर मुझे चार्ज के डायमेंशंस निकालने हैं तो मैं निकाल सकता हूं Q is equal to IT। Q is equal to, इसके लिए हम एम्पीयर का यूज करते हैं और इसके लिए हम टाइम, समय, कैपिटल T का यूज करते हैं। तो यहां पर जो डायमेंशंस हुए इसके वो क्या हुए, A and T। ये चार्ज के डायमेंशन होंगे। दोस्तों जहां तक कूलम्ब की बात आती है, तो ये कहा जाता है कि कूलम्ब जो है वो बड़ी यूनिट है, तो उस कंडीशन में हम कुछ व्यवहारिक जो यूनिट्स होती है, जो मात्रक होते हैं, उनका उपयोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं। और इसके लिए हम माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब और साथ ही साथ पिको कूलम्ब का यूज करते हैं। इसकी वैल्यूज अगर देखी जाए कूलम्ब में तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम्ब होती है। इसकी बात करें तो 1 × 10⁻⁹ कूलम्ब होती है। इसकी बात करें तो 1 × 10⁻12 कूलम्ब होती है। तो इन व्यवहारिक मात्रकों का या व्यवहारिक यूनिट्स का हम क्या करते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स में या हमारे न्यूमेरिकल्स के जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें उनका यूज करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कूलम्ब की जहां तक बात करते हैं ना, तो कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट है। अब बहुत बड़ी यूनिट को हम कैसे समझें, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि कितनी बड़ी यूनिट है कूलम्ब। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सबसे बड़ी यूनिट की अगर हम बात करें चार्ज की तो वो क्या होती है, और सबसे छोटी जो यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है। उसके बाद अलग अलग यूनिट्स जो हमारे पास में उसमें रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। फॉर एग्जांपल 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 10⁻10 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में किसी बॉडी से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, किसी बॉडी से एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं,
चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी चार्ज है वो पर सेकेंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पर सेकेंड। ई की वैल्यूज हमको पता है, तो ई की वैल्यूज हम क्या रख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेकेंड। और अगर सोचते हैं इसको, तो ये होगा लगभग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड 10 टू द पावर 8। ये माइनस है, ये प्लस है, इनके बेस सेम है, तो जो भी इनकी पावर्स होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 10 टू द पावर -19 में से 10 टू द पावर प्लस 10 अगर माइनस होगा तो 10 टू द पावर -19 पर सेकंड हमारे यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, बचेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि एक पर सेकंड में कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो पर सेकंड में इतने चार्ज क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब मैं बात करता हूं एक कूलाम की। एक कूलाम को ट्रांसफर होने में कितने सेकंड लगेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक कूलाम को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो क्या होगा, 1 कूलाम बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 पर सेकेंड। सोल्व करें इसको तो इसकी वैल्यूज हमारे पास में लगभग आएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर +8 और सेकेंड। तो एक कूलाम चार्ज की अगर हम बात करें तो उसको कितना टाइम लगेगा ट्रांसफर होने में। अब अगर इसको मैं ईयर्स में निकालना चाहूँ, जैसा कि हमने 11th में देखे थे, सेकेंड को ईयर्स में कैसे चेंज करते हैं, डे को कैसे करते हैं और मिनट को कैसे करते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो इसको हम चेंज करें तो ये होगा लगभग 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 365 डेज। डेज मीन्स 24 आवर्स, 24 मीन्स 60 मिनट। आवर्स की बात करें तो, और मिनट की बात करें तो 60 सेकेंड। ये इस तरह से ये ईयर्स में क्या होगा, चेंज होगा। सोल्व करें इसको, तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आता है 19.81 ईयर्स। आपके पास कितना आता है, 19.81 ईयर, और ये लगभग हम बोल सकते हैं 20 ईयर्स। तो देखा आपने, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज को, एक कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में लगभग 20 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है कि जो भी कूलाम है वो चार्ज की क्या है, बड़ी यूनिट है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी कूलाम है वो चार्ज की कितनी बड़ी यूनिट है। हमारे पास में कूलाम्स जो है उसी का हम वापस यूज करते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मेरे पास में कूलाम्स होते हैं। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू Q2 की बात करूं तो इनके मैग्नीट्यूड क्या है, एक कूलाम। हम एक कूलाम की बात कर रहे हैं। K की अगर बात करें तो K की वैल्यू में पता है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। ठीक है, R की जो वैल्यू है, मतलब दोनों जो पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस हम 1 मीटर लेते हैं। और ये वैल्यू इसमें एक बार पुटअप करके देखते हैं, तो वैल्यू से पुटअप करेंगे ना तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 9 किलोग्राम्स। और ये वेट लगभग होता है 130 लाख पीपुल के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो हमारे पास में F की वैल्यू आई है, जो उन दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच में लग रहा है, ठीक है, वो लगभग अर्थ पर प्रेजेंट 130 लाख पीपल्स के वेट के बराबर होगा। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये कूलाम है, ठीक है, वो चार्ज का कितना बड़ा यूनिट है। अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट में अगर हम कोई यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है तो उसको हम कैसे करेंगे।
वापस हम कूलम्ब रूल का यूज करते हैं, जो है F बराबर से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें यूनिट चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम लेते हैं कि यदि F बराबर से क्या हो 1 डाइन हो, K इज इक्वल टू 1, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q हो एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर। तो उस कंडीशन में जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट अप करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 1 Q स्क्वायर बाय 1, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, Q बराबर से प्लस 1। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे पास में दो पॉइंट चार्ज हैं तो उसको हम यूनिट चार्ज कहेंगे। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर दो पॉइंट चार्जों के बीच जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो अगर 1 डाइन का हो, दोनों ही पॉइंट चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर 1 मीटर हो, तो इस कंडीशन में प्रत्येक पॉइंट चार्ज क्या कहलाएगा? यूनिट चार्ज कहलाएगा। CGS यूनिट, प्रत्येक पॉइंट चार्ज क्या कहलाएगा? यूनिट चार्ज कहलाएगा। दोस्तों अब अगर हम बात करें CGS में चार्ज की यूनिट की, जो हमारे पास में चार्ज आया है इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। CGS में इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। इसको हम इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट या फिर ESU भी कहते हैं। इसे हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी ESU यूनिट। दोस्तों अब ये जो ESU है ना, इसी की तरह एक EMU भी होती है चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको हम बोलते हैं एक कूलम्ब। इसको हम बोलते हैं एक। दोस्तों अगर चार्ज की यूनिट की हम बात करें तो हमने SI यूनिट देखी, हमने CGS यूनिट देखी, हमने ESU देखी, और हमने साथ के साथ EMU भी देखी। अब अगर इनमें रिलेशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि जितने भी हमने चार्ज की यूनिट को यहाँ पर डिफाइन किया है, यहाँ पर लिखा है, तो इनके बीच रिलेशनशिप क्या हो सकता है? आपको ये कह दिया जाए कि जो भी एक कूलम्ब है चार्ज की यूनिट, ठीक है, तो उस एक कूलम्ब को आप कूलम्ब में कैसे चेंज करोगे? एक कूलम्ब को आप स्टेट कूलम्ब में कैसे चेंज करोगे? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिलेशनशिप बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट को चेंज कर सकते हो। और ये है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, और इज इक्वल टू 1/10 F। तो ये जो भी चार्ज की यूनिट्स है इनमें रिलेशनशिप होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि एक कूलम्ब इज इक्वल टू कितने एक कूलम्ब होते हैं, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलम्ब इज इक्वल टू कितने कूलम्ब होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि एक कूलम्ब 10 को इधर ट्रांसफर करें, और एक कूलम्ब इज इक्वल टू 10 कूलम्ब होते हैं। उसी तरह से आप इमेजिनरी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो, उसी तरह से आप इमेजिनरी रिलेशनशिप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है चार्ज की और उनमें रिलेशनशिप। तो चार्ज की यूनिट्स में जो भी रिलेशन होता है वो हमने देखा। अब हम ये देखते हैं कि चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और चार्ज की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है। दोस्तों चार्ज की सबसे छोटी यूनिट की जहां तक बात आती है, तो जो हमने इससे पहले रिलेशनशिप देखा था उसमें आप अज्यूम कर सकते हो कि चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट है वो होती है फ्रैंकलिन, या फिर ESU जो भी यूनिट होती है चार्ज की, वो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट कही जाती है। सबसे बड़ी यूनिट की जहां तक बात आती है तो चार्ज की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो होती है फ्रैंकलिन। अब अगर आप फैराडे और कूलम्ब में रिलेशनशिप निकालना चाहो तो
तो आप ये लिख सकते हो कि 1 फैराडे इजिकल टू होता है 96485.3365 कूलम। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो 1 फैराडे है वो चार्ज की कितनी बड़ी यूनिट है, चार्ज का कितना बड़ा मात्रक है, आप इससे समझ सकते हो। तो दोस्तों ये है चार्ज की यूनिट्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म की। इससे पहले हमने जो भी कूलम्ब्स का लॉ देखा था उसमें हमको डायरेक्शन क्या है फोर्स की उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। जहां तक कूलम्ब के वेक्टर फॉर्म की बात आती है तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये 2 पॉइंट चार्ज जो है जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं हम वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई z 2 पॉइंट लेते हैं हम, ये ए है और ये बी। ये हमारा एक प्लेन है, एक समतल जिसे कह सकते हैं, जहां पर हमने 2 बिंदु लिए हैं, 2 पॉइंट लिए हैं। यहां पर एक चार्ज रखा है हमने Q1 और यहां पर एक चार्ज रखा है हमने Q2। अगर ऑरिजिन से या फिर मूल बिंदु से अगर ए पॉइंट ए या बिंदु ए की पोजीशन की बात करें या स्थिति की बात करें तो इसको वेक्टर R1 क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है या फिर प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी को जो शो कर रहा है वो है वेक्टर R2। इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो उसको हम AB से ले सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स फाइंड करते हैं। Q1 के कारण अगर Q2 के ऊपर फोर्स हमको फाइंड करना है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर F21 2 पर 1 के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, और इसके कारण अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F12। ये तो फोर्स की बात होगी। ठीक है, जिसके कारण फोर्स लग रहा है वो पीछे और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो आगे। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या कर दिया, फोर्स को यहां पर शो करा। अब डायरेक्शन की बात आती है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको कैसे शो करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। अगर मैं Q1 के कारण Q2 पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको निकालना चाहूं तो Q1 से Q2, डायरेक्शन क्या है Q1 से Q2, तो इसको मैं लिखूंगा R के 1 2। और अगर इसके कारण इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन 2 से 1 है तो उसको लिखूंगा मैं R के 2 1। तो ये है मेरा डायग्राम, ये क्या है मेरा डायग्राम। दोस्तों जहां तक यूनिट वेक्टर की बात आती है ना तो यूनिट वेक्टर में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। यूनिट वेक्टर अगर देखा जाए तो वास्तव में वेक्टर नहीं है, ये केवल और केवल एक डायरेक्शन है, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले Q1 के कारण जो Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लिए मुझे क्या लिखना है, कूलम्ब्स लॉ। तो Q1 के कारण Q2 पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर F21 1/4πε0 Q1 Q2 बाय वेक्टर AB का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन की जहां तक बात आएगी तो R के 1। ये इक्वेशन मेरी A, इसको मैं इक्वेशन A दे सकता हूं। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वेक्टर A। तो वेक्टर AB को हम किससे फाइंड करें, जो भी ट्रायंगल रूल्स है हमारे पास, एडिशन का जो भी ट्रायंगल रूल्स है वेक्टर्स का जो हमने 11th में पढ़ा था उसी का हम यहां पे यूज करेंगे। तो यूज करते हैं AB, ये है AB। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं, ये दोनों जो साइड्स हैं इन दोनों साइड का जो भी सम होगा वो ये सामने वाली साइड क्या करेगी, अपोजिट जो साइड है इसकी वो क्या करती है, शो करती है। तो इसका सम अगर ये शो कर रही है तो इसको लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर AB प्लस R1 इज इक्वल टू R2। सॉल्व करें इसको तो वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात और है,
और वो क्या है कि आप R12 को R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो और R1 माइनस R2 भी लिख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रायंगल में आपने कौन सी साइड का यूज किया है वो डिपेंड करता है कि आपकी इसकी वैल्यू क्या है। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 को क्या करना है, सेट करना है। वैल्यू है मेरे पास में R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1। अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं मैं तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं, मॉड वेक्टर AB मॉड R2 माइनस R1 या मॉड R1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट अप करूं तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय वैल्यूज पुट अप करें इसके हम तो क्या होगा R2 माइनस R1 इसका होल स्क्वायर। और अब ये जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे R के 1 आगे सोल्व करें। जहां तक R के 1 की बात है तो R के 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर R12 अपॉन मॉड वेक्टर R1। ये रिलेशनशिप होती है। कहने का मतलब अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ये यूनिट वेक्टर हम किससे फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपका वेक्टर है उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर मिलता है। अब अगर वैल्यूज की बात करें तो मेरे पास में वेक्टर R12 की वैल्यू है, मेरे पास में मॉड वेक्टर R12 की वैल्यूज भी है, ठीक है। तो अगले स्टेप में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वेक्टर R2 माइनस R1 बाय मॉड वेक्टर R2 माइनस R1। इस वैल्यूज को मैं यहां पर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय वेक्टर R2 माइनस R1 और स्क्वायर इनटू वेक्टर R2 माइनस R1 बाय वेक्टर R2 माइनस R1। आगे सोल्व करें इसको तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय वेक्टर R2 माइनस R1 का होल क्यूब और वेक्टर R2 माइनस R1। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला। इसी तरह से अगर Q2 के कारण Q1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसको मैं लिखूंगा F12 से, और इसी प्रोसेस से हम इसको भी निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 की जगह R1 माइनस R2 का होल क्यूब एंड R2 R1 माइनस R2, ठीक है। और जो इसके इक्वल है माइनस वेक्टर F21। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा कूलॉम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और यहां से हमको ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि जो भी पॉइंट चार्ज हैं वो दोनों ही पॉइंट चार्ज जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और इससे आगे हम बात करें तो दोनों ही पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो भी फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की जहां तक बात आती है तो सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण का सिद्धांत हमने 11th में भी देखा था। हमारे पास में 11th में एक चैप्टर था तरंगे या फिर वेव, उसमें हमने अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग किया था। वहां पे हमने तरंगों के लिए, वेव के लिए
उनके डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो भी सुपरपोजिशन थ्योरम थी उसको अप्लाई किया था। यहाँ पे हम चार्ज के कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करें। सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने से पहले हम एक चार्ज की बात करते हैं Q नोट, और इस Q नोट को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज का काम क्या है? तो इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड करते हैं। अगर मैं बात करूं टेस्ट चार्ज की, तो टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या है? इमेजिनरी चार्ज है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की खासियत ये है, एक प्रॉपर्टी ये है कि इसको जब भी हम किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या किसी दूसरी फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स को अनुभव करता है, ये उस फील्ड से इफेक्ट होता है। तो ये है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये जो चार्ज है इसके ऊपर हम ये मानते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, और उसी तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम की। इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं x, y और z। इसमें एक प्लेन लिया मैंने x और y। इस x, y में नंबर ऑफ चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 एंड Qn। इस प्लेन में n चार्ज है मेरे पास में, और एक पॉइंट ऐसा है जहां पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा है। पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं r1 मान लेता हूं, इसका r2 मान लेता हूं, इसका r3 मान लेता हूं और इसका r, और इसकी जहां तक बात आएगी तो इसको मान लेता हूं r0 या फिर r0। क्लियर है? हम ये मान लेते हैं कि Q1 के कारण जो भी Q0 या फिर Q0 या फिर जो भी हमारा इमेजिनरी चार्ज है उसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है हमारे पास में F01। इसी तरह से Q2 के कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F02। इसी तरह से Q3 के कारण जो भी अप्लाई हो रहा है Q0 पर फोर्स वो है F03, और इसी तरह से F0n। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सभी चार्ज है, इन सभी चार्ज के कारण जो भी Q0 है मेरे पास में, इनके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है इंडिविजुअल, तो उन फोर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेक्टर F01, वेक्टर F02, वेक्टर F03, दैट इज F0n। क्लियर है यहाँ तक? अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, अब उसको देखते हैं, या फिर अध्यारोपण का जो भी सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि इन सभी चार्ज के कारण, जितने भी नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पर रखे हुए हैं, इन सभी चार्ज के कारण इस Q0 पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, इन सभी चार्ज के कारण जो भी नेट फोर्स इस Q0 के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो इन सभी चार्जों के कारण या जो भी इंडिविजुअल चार्ज है उनके कारण इसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। यही क्या है? हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। इन अलग अलग आवेशों के कारण किसी अकेले आवेश के ऊपर लगने वाला कुल बल, इन प्रत्येक आवेशों के कारण इस अकेले परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश के ऊपर लगने वाले बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। यही है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अगर नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स मैंने मान लिया है यहाँ पर वेक्टर F है, तो ये जो भी हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? F01, F02 वेक्टर F03 दैट इज वेक्टर F0n। यही हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है।
निकालते हैं। अभी हमने वेक्टर फॉर्म देखा था उसका, तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाय वेक्टर R0 माइनस R1 का Q एंड वेक्टर R0 माइनस R1। सिमिलरली अगर मैं F0 को फाइंड करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 R0 माइनस R2 Q एंड वेक्टर R0 माइनस R2। सिमिलरली n तक जाते हैं हम, तो वेक्टर F0n इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 R0 माइनस Rn Q एंड R0 माइनस R। ये वैल्यूज सब निकाल के हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज जब हम रखेंगे तो क्या होगा, Q0 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेके लिखते हैं इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q0 कॉमन। अंदर हमारे पास बचेगा Q1 बाय R नॉट वेक्टर माइनस R1 Q R0 माइनस R1 प्लस Q2 बाय R0 माइनस R2 Q R0 माइनस वेक्टर R2 प्लस Q3 बाय वेक्टर R0 माइनस R3 Q वेक्टर R0 माइनस R3 प्लस this is Q by R0 minus vector Rn Q and R0 minus R। ये हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद जब सुपरपोजिशन थ्योरम है उसकी इक्वेशन इस तरह से आएगी, जिसको मैं समेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। वेक्टर F इज इक्वल टू Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 n Qi अपॉन मॉड वेक्टर R0 माइनस Ri Q वेक्टर R0 माइनस Ri। तो ये है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको भी लिख सकते हो आप चाहो तो, इसको लिखना चाहो समेशन की फॉर्म में तो ये हो जाएगा वेक्टर, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n I इज इक्वल टू 1 F0 I। तो ये है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में जो भी नेट फोर्स लग रहा है सभी चार्ज के कारण, वो अलग अलग चार्ज के कारण उस अकेले चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलजेब्रिक सम या फिर बीजगणितीय योग के क्या होता है, इक्वल होता है।